सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं सभी सभासदों का संसद में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। महासचिव जी, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ ग्रहण करवाई जाए। कुमारी सुरिंदा, जो हरियाणा के जिले हिसार के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, उन्हें शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? मैं शपथ लूंगी। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? हिंदी में। मैं सुरिंदा, जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुसत्ता और एकता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। कुमारी रितु, जो उत्तर प्रदेश के रुड़की निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, उन्हें शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? शपथ। आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? संस्कृत। अहम ऋतु भिवानी क्षेत्रात लोकसभा नवनिर्वाचित सांसद अस्मि। अहम ईश्वरस्य सप्तम गृहीत्वा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञां करोमि यत् विधिना स्थापित भारतस्य संविधानं प्रति श्रद्धा धारयिष्यामि, देशस्य एकत्वं च रक्षयिष्यामि। अहं यस्य पदं धारयिष्यामि तस्य कर्तव्यं श्रद्धापूर्वक निर्वहणं करिष्यामि। कुमारी श्वेता, जो उत्तर प्रदेश के अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई हैं, उन्हें शपथ अथवा प्रतिज्ञा ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। महोदया, आप शपथ ग्रहण करेंगी या प्रतिज्ञा करेंगी? Both please. आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करना चाहेंगी? In English. I, Shweta, have been elected or nominated a member of the Youth Parliament, do swear in the name of God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the institutions of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
माननीय सदस्यगण, चूंकि आज हम 2 महीने के पश्चात मिल रहे हैं, मेरा यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को श्री रणवीर सिंह हुड्डा, जो सदन के सदस्य थे, की निधन की सूचना दूं। श्री हुड्डा जी हरियाणा के रोहतक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। वे एक कृषक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने में अहम भूमिका तो निभाई ही थी, साथ ही हमारे संविधान के निर्माण में अहम योगदान भी दिया था। उन्होंने गरीब किसानों, पिछड़े वर्ग एवं दलित लोगों के उत्थान के प्रति अपना समय और शक्ति लगाई। वे एक सक्रिय सांसद और प्रभावी वक्ता थे तथा सदन की कार्यवाही में सदैव रुचि लेते थे। उनका निधन 94 वर्ष की आयु में 1 फरवरी 2009 को रोहतक में हुआ था। माननीय महोदया जी, मैं रणवीर सिंह हुड्डा, जिनकी मृत्यु पर सभा ने शोक व्यक्त किया है, वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वे एक बलिदानी पुरुष थे और स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते थे। उनके सहयोग से उनके पुत्रों ने भी काफी नाम कमाया और उनकी इस परंपरा को उनके परिवार ने आगे बढ़ाया। ये अंतिम क्षणों तक हमारे साथ थे। वे सदा स्वस्थ और प्रसन्न नजर आते थे। इसी कारण उनके निधन का शोक हमें सबसे अधिक है। मैं उनके द्वारा भाखरानगर पावर प्रोजेक्ट में निभाई गई अहम भूमिका को कभी नहीं भुला सकती। मैं उनके परिवार के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ और उनको पूरे राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। महोदय, मैं आप एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि में अपने आप को संयोजित करती हूँ। श्री रणवीर सिंह हुड्डा के साथ एक साथी के रूप में काम करने का मेरा सौभाग्य था। वे अपने मृदु स्वभाव के कारण सभी के प्रिय थे और उन्होंने कभी भी किसी को नाराज नहीं किया। वे सदा मुस्कुराते रहते थे और एक खुले दिल के व्यक्ति थे। उनके न रहने से हमने एक बहुत अच्छा सामाजिक, सार्वजनिक एवं राजनीतिक व्यक्तित्व खो दिया है। मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं भेजने में सभी को और अपने विपक्षी दल को संयोजित करती हूँ। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। महासचिव जी शोक संतप्त परिवार को संवेदना संदेश भेज दें। अध्यक्ष महोदय, भेज दिया जाएगा। अब प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। माननीय महोदया जी, मैं आपके माध्यम से अपने नए साथियों का सदन में परिचय करवाती हूँ। कुमारी स्वाति जी, सिंचाई मंत्री। श्री राहुल जी, नागरिक आपूर्ति मंत्री। मुझे घोषणा करनी है कि आज हमारे मध्य महामहिम राष्ट्रपति जी के माननीय अतिथि उपस्थित है। मुझे सदन से उनका परिचय कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माननीय निशु, रक्षा मंत्री जापान। माननीय अमन, वित्त मंत्री रूस। माननीय अमित, विदेशी मंत्री अमेरिका। अब प्रश्नकाल आरंभ होता है। महासचिव जी, सभी सदस्यों को आज की प्रश्न सूची व एजेंडा उपलब्ध कराया जाए। अध्यक्ष महोदय, आज का एजेंडा और प्रश्नों की सूची बांटी जा रही है। प्रश्न संख्या 101, कुमारी ऋतु। अध्यक्ष महोदय,
करना चाहती हूँ। महोदया जी, बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा में अन्य प्रदेशों के सरकारी स्कूलों में बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से भारत व अन्य देशों के नक्शे सिखाए जा रहे हैं। उनमें से जम्मू कश्मीर का आधा हिस्सा भारत से अलग कर दिया, देश के ताज को देश के माथे से हटा दिया गया है। यही शिक्षा हरियाणा के सभी सरकारी स्कूलों में दी जा रही है। आए दिन भारत के जवान जी जम्मू कश्मीर के लिए शहीद हो रहे हैं, वे उसी जम्मू कश्मीर को भारत के नक्शे से अलग कर दिया है। यह मात्र शिक्षा विभाग का मामला नहीं है, बल्कि इससे करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ, आखिर ऐसा क्यों? माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री। माननीय अध्यक्षा जी, मैं बताना चाहती हूँ कि यह वास्तव में एक अतिसंवेदनशील मामला है, जिससे करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। यह मामला कल ही हमारे सामने प्रकाश में आया है और सरकार ने तुरंत इस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार ने विभाग को तुरंत प्रभाव से इस चुप को हटाने के सख्त आदेश दिए हैं। साथ ही सरकार ने विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर के खिलाफ 100 का नोटिस देने के बाद सस्पेंड कर चार्जशीट दायर कर दी है और हर जिले में ज्वाइंट डायरेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है। मंत्री जी, ये बताएं कि आखिरकार करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इस समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा? सरकार ने ये कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी को दे रखा था व उस कंपनी के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? मैडम स्पीकर, मैं बताना चाहती हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टर लेवल पर भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन को दे रखा था। हमने उस कंपनी को 3 दिन में ही भारत के नक्शे को ठीक करने के सख्त आदेश दिए हैं और जहां तक इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात है, हमने उसको इस गलती के लिए 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह फैसला किया है कि आगे से इस कंपनी को कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 102 कुमारी नैन्सी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के गुरुद्वारे में एक हमलावर की गोलीबारी से 7 भारतीय सिखों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। इस शर्मनाक घटना के कारण जगह जगह पर अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। लोगों का गुस्सा सरकार के शुद्ध रवैये के कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आखिरकार सरकार, मैं पूछना चाहती हूँ, भारतीय सिखों की सुरक्षा के लिए कठोर कदम क्यों नहीं उठा रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय महोदया, मैंने व सरकार ने इस घटना पर गहरा दुख व शोक व्यक्त किया है। अध्यक्षा जी, हिंसा की इस नासमझ वारदात में धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना बहुत दुखद है। भारत अमेरिका के उन शांति प्रिय लोगों के साथ है जिन्होंने इस हिंसा की निंदा की है। इस दुखद वारदात पर हम अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के वक्तव्य का स्वागत करते हैं और हम आशा करते हैं कि अमेरिकी सरकार शोकाकुल परिवारों से संबंध स्थापित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकार की घटनाएं विश्व में दोबारा न दोहराई जाएं। सरकार ने अमेरिका को पत्र भेजकर लिखा है कि धार्मिक गुरुद्वारों व अन्य धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व चौकसी बढ़ा दी जाएगी। हमले के दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने का अमेरिका के विदेश मंत्री ने मुझे फोन पर आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर अपने घर से भागकर 3 लड़कियां दिल्ली नहीं पहुंचती और अपना घर की संचालिका जसवंती नरवाल व उसके रिश्तेदारों की हैवानियत की शिकायत चाइल्ड कमीशन में न करवाती, उन्होंने बताया कि वे लड़की से देह व्यापार तो करवाती है, साथ में उनके बच्चों को बेच देती है। मैं बताना चाहूंगी कि सरकार ने जसवंती नरवाल को ऐसे घिनौने कार्य करने से रोकने की बजाय उसे अनेक स्कीमों के तहत ग्रांट दी और राज्य का इंदिरा गांधी महिला पुरस्कार के साथ साथ उसे कई अन्य पुरस्कार भी दिए। ये बड़े शर्म की बात है। मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने जसवंती नरवाल को ऐसे कार्य करने से रोकने की बजाय पुरस्कार क्यों दिए और अपने घर मामले को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए? माननीय समाज कल्याण मंत्री जी। माननीय महोदया, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे ही यह मामला सरकार के सामने आया तो सरकार ने तुरंत हरियाणा के डीजीपी रंजीव दलाल को मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच के आदेश दे दिए, जिस पर हरियाणा पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया। लेकिन मामले की गहनता को देखते हुए सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करने की सिफारिश कर दी है। इसके साथ साथ पुलिस ने अपना घर की संचालिका जसवंती, उसके दामाद जय भगवान और बेटी सम्मी को यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माननीय सरकार इस मामले को दबाना चाहती थी, लेकिन यही कारण है माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक टीम का गठन कर अपना घर की जांच के लिए रोहतक भेजना पड़ा।
इस टीम ने जब यमुनानगर में छछरौली के अपने घर के पीड़ित बच्चों से बात की तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बच्चों ने बताया कि हरियाणा पुलिस के बहुत से कर्मचारी व अधिकारी आकर उनका यौन शोषण करते थे। महोदया, मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे में जनता कहाँ तक सरकार पर विश्वास करे? माननीय महोदया, मैं पहले सदन को बता चुकी हूँ कि सरकार इस संवेदनशील मामले को लेकर बहुत गंभीर है। सरकार ने हरियाणा के डीजीपी को पूरे प्रदेश के एनजीओ, अपना घर नामक संस्थाओं, अनाथ आश्रमों और अनाथ बच्चों का डाटा इकट्ठा करने के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटना न घटे। सरकार ने जसवंती के भाई को टीचर के पद से भी हटा दिया है। सरकार ने अपना घर की संचालिका जसवंती से उसके अवार्ड वापस ले लिए हैं तथा जुनाइल बोर्ड की उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी है। अभी तक इस मामले में हरियाणा पुलिस के पूर्व जांच अधिकारी भीम सिंह रंगा के साथ साथ अन्य लोगों को हिरासत में लेकर जांच जारी है। प्रश्न संख्या 104 कुमारी नैन्सी। मैडम स्पीकर जी, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि लंदन ओलंपिक में हमारे 2 खिलाड़ियों को अमेरिका व ब्रिटेन के दबाव के चलते जबरदस्ती हरा दिया। इस मामले में सरकार ने क्या किया है और इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे होनहार खिलाड़ियों के साथ भविष्य में ऐसे धोखों की पुनरावृत्ति नहीं होगी? माननीय खेल मंत्री जी। आदरणीय सभापति जी, मैं सदन को बताना चाहूंगी कि खिलाड़ियों के साथ लंदन में पक्षपात होने की घटना का तुरंत विरोध दर्ज करवा दिया गया था। ऐसी घटनाएं संपूर्ण खेल जगत के लिए एक शर्मनाक विषय है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए खेल विभाग व्यापक रणनीति बना रहा है, जिसके सार्थक परिणाम जल्द ही सबके सामने आ जाएंगे। प्रश्न संख्या 105 सांसद शीतल। माननीय महोदय, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि काले धन की समस्या का समाधान करने के लिए आपकी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है? माननीय वित्त मंत्री जी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद को बताना चाहती हूँ कि हमारी सरकार काले धन की समस्या को लेकर काफी गंभीर है। विभिन्न विदेशी बैंकों से संपर्क भी किया जा रहा है। हमारी सरकार स्विस बैंक, यूरोपीय बैंकों व उनकी सरकारों से लगातार संपर्क में है ताकि उन लोगों के नाम उजागर करवाए जा सके। इसके अतिरिक्त जिन लोगों ने बड़ी मात्रा में काले धन को एकत्रित किया हुआ है, उनके खिलाफ सीबीआई व अन्य एजेंसियां गहनता से जांच कर रही हैं। माननीय मंत्री, स्विस बैंक ने आपके पास उन लोगों की एक रिपोर्ट भेजी जिनके खाते स्विस बैंक में है। आखिरकार आप उन लोगों का नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका या आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं का नाम इस सूची में शामिल हो? माननीय महोदया, मेरे साथी ने कहकर मेरी अंतरात्मा को बड़ा आघात पहुंचाया है। मैंने अपना पूरा दिन इस देश की सेवा में समर्पित किया है। आज तक मैंने अपने चरित्र पर एक दाग भी नहीं लगने दिया। मेरी देश सेवा का मेरे विपक्षी साथी ये नाम दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ आगे से विपक्षी साथी सोच समझ कर बोले। और जहाँ तक नामों के उजागर करने की बात है, अभी तक सरकार के पास उनकी सूची नहीं आई है और जिन लोगों की सूची सरकार के पास आई है उनके बारे में अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। यही कारण है कि कुछ सरकारी समझौतों और राजनीतिक मजबूरियों के कारण हम उनके नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते, परंतु हमारी सरकार उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई कर रही है। प्रश्न संख्या 106 कुमारी अनित शौरन। माननीय महोदया, मैं उद्योग मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि किसानों की उपजाऊ भूमि का जबरदस्ती अधिग्रहण आखिरकार क्यों किया जा रहा है? आज उपजाऊ भूमि अधिग्रहण के खिलाफ गोरखपुर, सोनीपत, रोहतक, झज्जर व रेवाड़ी में हजारों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यह कहाँ का न्याय है? जानी हत्या किसानों पर लाठियां बांधी जा रही है और उन्हें गोलियों का निशाना भी बनाया जा रहा है। माननीय उद्योग मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी साथी को बताना चाहूंगी कि जितने भी स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किया गया है, उसका मकसद सारी जनता को बेहतर व आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाना रहा है। हरियाणा प्रदेश की भूमि अधिग्रहण नीति की पूरे देश में सराहना हुई है और जहाँ तक गोरखपुर की बात है तो वहाँ पर परमाणु ऊर्जा पर 28 से अंतर लगाने का प्रावधान है, जिसके निर्माण के बाद हरियाणा व राजस्थान में बिजली की कमी दूर हो जाएगी। अध्यक्ष महोदया, क्या मंत्री जी यह बताने का प्रयास करेंगे कि झज्जर में SYZ के नाम पर अधिकृत जमीन पर अब तक निर्माण क्यों नहीं हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने किसानों की बेशकीमती भूमि अधिग्रहण के नाम पर हड़प कर कुछ कंपनियों को सस्ते दामों पर बेचने का खेल खेल रही हो? मंत्री जी, क्या आप यह बताएंगे कि रोहतक व दिल्ली से जुड़े झज्जर जिले में अधिग्रहण के बाद मास्टर प्लान बदलकर किसानों से धोखा तो नहीं किया जा रहा है? आप इसकी स्थिति स्पष्ट करें। अध्यक्ष महोदय जी,
प्रश्न संख्या 107 सांसद रवीना। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके द्वारा ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि बिजली की कमी से पूरा देश पहले ही जूझ रहा था और अब एक के बाद एक तीन ग्रिडों का फैल होना भारत जैसे विकासशील देश के लिए क्या शर्म की बात नहीं है? एक साथ 15 राज्यों में ब्लैकआउट होना नाकामी की नई मिसाल तो है ही, साथ में शर्मिंदगी की भी बात है। ग्रिड फेल होने के सिलसिले में भारतीय सरकार ने खुद की जगहसाई तो करवाई ही है, साथ में पूरे भारत का भी अपमान हुआ है। ग्रिड फेल होने के कारण न तो ऊर्जा मंत्री बता पा रहे हैं और न ही पावर ग्रिड के मुखिया। इस शर्मनाक गलती का कारण कृपया ऊर्जा मंत्री सदन में प्रस्तुत करें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ कि यह पूरी गलती केंद्र सरकार की नहीं है। दरअसल यह सब इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत से राज्यों ने जरूरत से अधिक बिजली खींच ली थी, जिसके कारण बिजली की लाइनें अधिक लोड के कारण ठप हो गई थी। इन्हें बदलवाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं और मैं सरकार की तरफ से आश्वासन देती हूँ कि भविष्य में ऐसे संकट से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। अध्यक्ष जी, इससे अधिक शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता कि ग्रिड फेल होने के मूल कारण बताने के स्थान पर देश को यह आधी अधूरी जानकारी देकर संतुष्ट करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ राज्य सीमा से ज्यादा बिजली खींच रहे थे। क्या यह भी कोई ऐसा कारण है जिसे बताने की आवश्यकता है? बल्कि पूरा देश इस बात को पहले ही जानता है। सवाल यह है कि ऐसे राज्यों को पहले रोका क्यों नहीं जा सका और उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हुई? माननीय महोदय, मैं विपक्षी सांसद को यह बताना चाहूंगी कि सरकार ने उत्तरी भारत के उन राज्यों के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है जिनके कारण तीनों ग्रिड फेल हो गए थे। इसके साथ साथ सरकार ने एक ग्रिड की भी मंजूरी दे दी है जो ब्लैकआउट जैसे हालात के समय अन्य ग्रिड फेल होने पर इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 108 कुमारी नैन्सी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में 7 करोड़ परिवार को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, गरीबों के सिर पर छत नहीं है और देश की 12% आबादी को आज तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देने की बजाय मोबाइल बांटकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? ऐसे में देश में गरीबी और भूखमरी को दूर करने की बजाय मोबाइल खिलौने थमा देने से देश का कोई भला नहीं होगा। इसलिए गरीबी को मिटाने के लिए उनसे ध्यान बांटने के प्रयास वाली ओछी राजनीति से बाहर जाने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय महोदया जी, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी सांसद को यह बताना चाहती हूँ कि सरकार की योजना का मकसद सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में मोबाइल के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक देशवासी सूचना क्रांति से होने वाले लाभ का भागीदार बने। हमने यह कदम आम आदमी की जरूरत को देखते हुए उठाया है, न कि वोट के लिए। प्रश्न संख्या 109 कुमारी आरती। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सरकार के सामने यह प्रश्न उठाना चाहती हूँ कि हरियाणा के मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में हुई घटनाएं असाधारण है। यह कारखाना पिछले लंबे समय तक औद्योगिक तनाव का शिकार रहा, लेकिन उस समय भी वैसी घटना के बारे में किसी ने नहीं सोचा था जैसी पिछले हफ्ते वहाँ देखने को मिली है। इस हिंसा और आगजनी का असली कारण क्या है? किसने इसकी शुरुआत की? जिन लोगों के कारण यह हिंसा हुई है, क्या उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की भी गई है या नहीं? माननीय कानून मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगी कि हरियाणा के मारुति सुजुकी के मानेसर प्लांट में जो घटना घटी है, सरकार उसे लेकर बहुत गंभीर है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने डीजीपी रंजीत दलाल को जांच के आदेश दे दिए हैं और जो भी व्यक्ति इस जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हुई जाँच के आधार पर हरियाणा पुलिस ने श्रमिक यूनियन के चीफ पैटर्न संदीप ढिल्लों, राम मेहर व उपाध्यक्ष सोहन कुमार सहित 17 यूनियन नेताओं को गिरफ्तार कर 7 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है और सरकार ने मालिक व अन्य उच्च अधिकारियों को भी आश्वासन दिया है कि ऐसी घटना भविष्य में कभी दोबारा नहीं होगी। अब शून्यकाल आरंभ होता है। कुमारी नैन्सी। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए सरकार ने क्या किया है और भारत में आजादी के 65 वर्षों के बाद भी 40% जनसंख्या अशिक्षित है और तकनीकी शिक्षा तो दूर की बात, प्राथमिक शिक्षा भी अच्छी तरह उपलब्ध नहीं है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री जी। अध्यक्ष जी, साथ ही सांसद द्वारा पूछा गया प्रश्न सर्वथा उचित एवं प्रासंगिक है। इस मामले में हमारी सरकार पूर्णतः गंभीर है। अतः सरकार ने शिक्षा प्राप्ति के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को अप्रैल 2010 से लागू किया है, जिसके तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों
माननीय अध्यक्ष, सरकारी स्कूलों में पिछले कई सालों से बच्चों व अध्यापकों की कमी बढ़ती जा रही है। इस दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है? क्या कारण है कि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है? मैडम स्पीकर, साथ ही सांसद द्वारा पूछा गया प्रश्न पूरी तरह से निराधार है कि देश में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। हमारी सरकार के शासन में पिछली सरकारों की अपेक्षा देश में 27% साक्षरता दर बढ़ी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब से सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील जैसी शुभ योजना का आरंभ किया है, तब से ड्रॉप आउट बच्चों की दर में बहुत कमी आई है। और जहाँ तक अध्यापकों की कमी की बात है, सरकार ने बच्चों की पढ़ाई में विघ्न न पड़े इसके लिए सभी नियमित भर्ती होने तक गेस्ट टीचरों को लगाया गया है। और आज सभी नियमित व गेस्ट टीचरों के सहयोग से आज सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि सरकार इस विषय में बहुत सराहनीय प्रयास कर रही है। मिस प्रतिभा। माननीय महोदया, मैं आपके द्वारा कानून मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि हरियाणा प्रदेश का क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन हत्या, लूटपाट, डकैती, अपहरण जैसी घटनाओं का घटना आम बात हो गई है। सरकार इसे रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? जबकि हरियाणा के गृह मंत्री रह चुके गोपाल कांडा पर तो संगीन आरोप भी लग चुके हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार आखिरकार इस मामले में क्या कर रही है? माननीय कानून मंत्री जी। मैडम स्पीकर, मैं मानती हूँ कि हरियाणा प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री गोपाल कांडा का नाम दिल्ली की एक युवती आत्महत्या मामले से जुड़ना बहुत गलत है। मामला उजागर होते ही सरकार ने गृह मंत्री से उनका इस्तीफा ले लिया, जबकि जांच तो अभी तक जारी है। मैं मेरे सांसद साथी को बताना चाहूंगी कि राजनीति में आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है और वास्तविकता क्या है यह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। और जहां तक हरियाणा प्रदेश में घट रही आपराधिक घटनाओं के बढ़ने की बात है, तो मैं मेरे सांसद साथी से कतई सहमत नहीं हूँ। मैं अपने सांसद साथी को बताना चाहूंगी कि विगत 7 सालों के दौरान हरियाणा प्रदेश में आपराधिक घटनाओं में 12 से 27% की कमी आई है। सांसद गौरव। अध्यक्ष जी, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान व नेपाल से भारी मात्रा में नकली नोट भारतीय बाजार में आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय मुद्रा की साख को खतरा पैदा उत्पन्न हो गया है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो जनता में स्वाभाविक होना उत्पन्न स्वाभाविक है। अतः सरकार स्पष्ट करेगी उन्होंने नकली नोटों के चलन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? मंत्री जी। मैडम स्पीकर, माननीय सांसद द्वारा उठाया गया प्रश्न सरकार के लिए चुनौती है। इसे रोकने के लिए टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो पर लगातार विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। बैंकों को हिदायत भी दी गई है कि करेंसी का लेन देन करते समय हर नोट को देखकर स्वीकार करें। यदि रुपए ज्यादा है तो नोटों की कटियों के कागज पर डिपॉजिटर का बैंक अकाउंट नंबर तथा मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य किया गया। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कागज के नोटों के स्थान पर प्लास्टिक के नोटों को बाजार में उतारने की तैयारी है, जिसकी नकल करना असंभव है। अध्यक्ष महोदया, प्लास्टिक के नोटों की लाही प्रचलित कागज के नोटों के मुकाबले 5 गुना अधिक होगी। कुमारी ज्योति। अध्यक्ष महोदया, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि प्रिंस और माहिर जैसे अनेक मासूम बच्चे खुले बोरवेल में गिरने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं। हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में गुड़गांव जैसे सैकड़ों खतरनाक बोरवेल हैं जो सरेआम मौत को न्योता दे रहे हैं। माननीय महोदय जी, इस तरह न तो प्रशासन का कोई ध्यान है और न ही सरकार का। ऐसा लगता है शायद सरकार और प्रशासन गुड़गांव जैसे किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। अनेक घटनाओं के बावजूद सरकार ने इसके लिए कोई दिशा निर्देश या कानून क्यों नहीं बनाया है? माननीय गृह मंत्री जी। माननीय महोदय, मैं मेरे साथी सांसद को बताना चाहती हूँ कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। गुड़गांव की घटना के बाद बोरवेल लगाने के लिए भूस्वामी को संबंधित विभागों से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर भी स्पष्ट निर्देश है, अगर कोई बोरवेल खुला मिलता है तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भूस्वामी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माननीय महोदय जी, मंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 3 फुट से ज्यादा मिट्टी नहीं खोद सकता, लेकिन यहाँ पर तो 80 फुट गहरे बोरवेल खुदे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे साथी सांसद को पहले ही बता चुकी हूँ कि सरकार इस मामले को लेकर बहुत गंभीर है। जहाँ तक गड्ढों की बात है, सरकार ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं कि हर गड्ढे को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए और वहाँ पर खतरे का निशान बना दिया जाए और आगे से कोई भी व्यक्ति बिना परमिट के 3 फीट से ज्यादा मिट्टी नहीं खोद सकेगा। जो व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया गया उसे 10,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। कुमारी सीमा। मैडम
मैडम स्पीकर, मैं रेल मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले 1 वर्ष में कितनी रेल दुर्घटनाएं घटी, उनसे कितने जान माल का नुकसान हुआ तथा उन सब दुर्घटनाओं के दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क को दुर्घटना रहित बनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? माननीय रेल मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विपक्षी सांसद को ये बताना चाहती हूँ कि पिछले 10 वर्षों की अपेक्षा अंतिम वर्ष केवल 16 दुर्घटनाएं घटी हैं। इन दुर्घटनाओं में 22 पुरुषों, 12 महिलाओं व 4 बच्चों की जानें गई, जिनका हमें बहुत खेद है। इन दुर्घटनाओं की गहन जांच जारी है। जो भी अधिकारी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। जहां तक कि रेल नेटवर्क को दुर्घटना रहित बनाने की बात है, इसके लिए सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। वह उस समिति को भारत में अपनाया जा रहा है। जापानी इंजीनियरों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत में आ चुका। अध्यक्ष महोदय, इस मसले से जुड़े सभी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। कुमारी रितु। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि आजकल माननीय अध्यक्ष जी, आजकल देश की सभी शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग सरेआम हो रही है, जिससे अनेक पीड़ित छात्र व छात्राएं मौत को गले लगाते जा रहे हैं। माननीय स्पीकर जी, मुझे अभी पता चला है कि आज फिर हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ रैगिंग की गई, जिससे वह छात्रा मानसिक रूप से इतनी परेशान हुई कि उसने आत्महत्या कर ली। यह मात्र कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ही नहीं, बल्कि पूरे देश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग सरेआम हो रही है और पीड़ित मौत को गले लगाते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार इसे रोकने के लिए ठोस और कारगर कदम क्यों नहीं उठा रही है? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी सदन में माननीय सांसद महोदय ने मुझे जिस घटना के बारे में बताया है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। और अगर इस प्रकार की कोई घटना भी हुई है तो मैं खुद इस सरकार की तरफ से इसके लिए खेद प्रकट करती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि रैगिंग एक कानूनन अपराध है, वह कानूनी बुराई है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एंटी रैगिंग कानून बनाया है और सभी कॉलेजों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे रैगिंग को बंद करने में अपना पूर्ण सहयोग दें। जो भी छात्र इस प्रकार की घटना में शामिल पाया जाता है, उसके खिलाफ तुरंत से तुरंत व कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैडम स्पीकर, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि सरकार ने रैगिंग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं। आखिर क्यों, मैं पूछना चाहती हूँ, आखिर क्यों सरकार रैगिंग करने वाले छात्रों से सख्ती से पेश क्यों नहीं आ रही है? अध्यक्षा जी, यदि आज जैसी घटनाएं ऐसे ही घटती रही तो देश में प्रतिवर्ष छात्रों का अभाव होता जाएगा। अध्यक्षा जी, क्या हाल होगा उन माँ बाप का जिनकी इकलौती संतानों ने रैगिंग के डर से मौत को गले लगा लिया है? मैडम स्पीकर, मैं आप सबको पहले ही बता चुकी हूँ कि सरकार ने एंटी रैगिंग कानून बनाया है और इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं। जो भी छात्र इस प्रकार की घटना में शामिल पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक आज की घटना की बात है, सरकार इसकी गहनता से जाँच करवाएगी और शीघ्र ही सदन में इसके तथ्य प्रस्तुत करेगी। अब सभी आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाए। शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें। अध्यक्ष जी, विभाग की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। लोक लेखिका समिति की अध्यक्ष 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। मैडम स्पीकर, 2G घोटाले की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा रही है। दूरसंचार मंत्री आकाशवाणी एवं दूरदर्शन संबंधित रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए। अध्यक्ष महोदय, इन कार्यों से संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं।
अपनी गाड़ी से सिरसा से दिल्ली की तरफ आ रही थी तो रास्ते में मैंने देखा कि वहाँ पर जाम लगा हुआ था। वहाँ पर कुछ व्यक्ति झगड़ रहे थे। मैंने उन्हें समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जैसे ही जाम खुला तो वहाँ पर पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे ही दोषी ठहराया और मुझे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस ने मुझे वहाँ पर 2 घंटे तक बैठाए रखा, जबकि पुलिस यह जानती थी कि मुझे संसद में भाग लेने जाना है। यह तो एक सांसद को संविधान द्वारा दिए जाने वाले विशेष अधिकारों के हनन का मामला बनता है। स्पीकर महोदया, अगर पुलिस ने मेरे जैसे जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो आम जनता के साथ क्या क्या होता होगा। स्पीकर महोदया, मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आखिर कहाँ गया वो कानून जिसके वो दिन प्रतिदिन झूठे वायदे करते रहते हैं? क्या ये है उनका कानून? अतः मैं चाहती हूँ कि सरकार पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करे। माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय महोदया, इसके लिए सरकार की ओर से मैं खेद प्रकट करती हूँ और यह विश्वास दिलाती हूँ कि इनकी शिकायत विशेष अधिकार हनन समिति को आगामी कार्यवाही के लिए भेज दी जाएगी और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुसार कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कुमारी पूनम, क्या आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसकी अनुमति आज के एजेंडा में दी जा चुकी है। विपक्षी सांसद अपना ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करें। अध्यक्ष जी, मैं उपभोक्ता की प्रमुख समस्या बढ़ती हुई महंगाई पर ध्यान खींचना चाहता हूँ। आज आवश्यक चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाला किसान महाराष्ट्र जैसे समृद्ध राज्य में भी आत्महत्या करने पर मजबूर है। महंगाई के सामने देश के अर्थशास्त्री भी बेबस हैं। तभी तो हमारे देश के अर्थशास्त्री कहते हैं कि 26 रुपए कमाने वाला व्यक्ति गरीब नहीं है। यह तो शायद देश के अर्थशास्त्री बता पाएंगे कि 26 जहाँ दाल 75 रुपए किलो, आटा 16 रुपए किलो व दूध 40 रुपए प्रति लीटर बिकता हो, भला वहाँ 26 रुपए कमाने वाला व्यक्ति कैसे गुजारा कर पाएगा। महंगाई के सामने जनता का जीना दुर्भर हो गया है। अतः सरकार स्पष्ट करे कि महंगाई को रोकने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी द्वारा उठाया गया मुद्दा सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार ने इसके लिए जितने भी कदम उठाए ये सभी आशा के अनुरूप सफल साबित नहीं है, क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है। पश्चिम देश यूनान का दिवालिया हो चुका है। स्पेन और इटली दिवालिया होने की कगार पर दिख रहे हैं। अमेरिका स्वयं क्रेडिट घटने के कारण काफी कमजोर स्थिति में है। इतनी अनिश्चितता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अछूती नहीं रह सकती, क्योंकि एक अर्थव्यवस्था का दूसरी पर असर पड़ना स्वाभाविक है। यह सब ग्लोबलाइजेशन के कारण है। अध्यक्ष जी, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि महंगाई ग्लोबलाइजेशन के कारण है, लेकिन पड़ोसी देश चीन पर तो इसका असर दिखाई नहीं देता। वह भी तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है। लेकिन मंत्री जी ने तो उन दूर देशों के नाम गिनाए हैं जिनकी दूरी भारत से कई अधिक है। चीन में भयंकर भूकंप व सूखे की स्थिति में भी 3 सालों में 5% से ज्यादा दाम नहीं बढ़े हैं। लेकिन भारत में तो विगत 3 सालों में पेट्रोल व डीजल के दाम 13 बार बढ़ चुके हैं। वह खाद्य एवं मकान सामग्री के दाम भी 200% बढ़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, यह सरकार की ठोस नीति का अभाव है, जिसका फायदा जमाखोर व बिचौलिए उठाते जा रहे हैं। फलस्वरूप हजारों करोड़ों का अनाज बर्बादी की भेड़ चढ़ जाता है। अतः सरकार स्पष्ट करे कि इस महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। स्पीकर महोदय, शायद मेरे विपक्षी सांसद को यह पता नहीं है कि चीन की बढ़ोतरी आबादी भारत की तुलना से बहुत कम है। देश की बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने व तेजी से हो रहे विकास के क्रम में थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। गरीबों को राशन डिब्बों के माध्यम से मिलने वाले राशन की मात्रा 17% बढ़ा दी गई है। अब गरीबों को 30 किलो की बजाय 35 किलो गेहूं व अनाज दिया जाएगा। विपक्ष अपना काम रोको प्रस्ताव प्रस्तुत करे। अध्यक्षा जी, जैसा कि सर्वविदित है, इस बार मानसून अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, जिसके कारण पूरे देश में सूखे के हालात पैदा हो गए हैं। इसलिए मैं इस भीषण स्थिति के प्रति सदन का ध्यान दिलाने के लिए अनुमति चाहती हूँ। अनुमति है। अध्यक्षा जी, आज पूरा भारतवर्ष सूखे की चपेट में आ चुका है। पूरे देश में उपजाऊ भूमि बंजर होती जा रही है, जिसके कारण अनाज की कमी का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यह देश भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुका है। अध्यक्षा जी, मुझे भय है कि कहीं भूखा किसान और उसका परिवार आत्महत्या के रास्ते पर अपना कदम न बढ़ा ले। परंतु अफसोस तो यह है कि सरकार के कान पर तो जू तक नहीं रेंग रही। इसलिए मैं इस मामले पर विचार करने के लिए
की कार्यवाही को रोककर काम रोको प्रस्ताव पेश करती हूँ। अध्यक्ष महोदया जी, मैं आपके माध्यम से विपक्षी साथी को यह बताना चाहती हूँ कि यह एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसको लेकर सरकार अत्यंत गंभीर है तथा इससे निपटने के लिए व्यापक कदम उठा रही है और किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विचार विमर्श कर रही है। हरियाणा व अन्य राज्यों में तो पैकेज देने की योजना भी बना रखी है। मैं अध्यक्ष महोदया के मानती हूँ कि क्या सरकार केवल विचार विमर्श करती रहेगी या कुछ ठोस कदम भी उठाएगी। मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि हमारे पास खाद्यान्न का कितना भंडार है और बाजार में बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। मैडम स्पीकर, 12 जनवरी 2012 के अनुसार सरकारी एजेंसियों के पास खाद्य पदार्थों का कुल 214.1 लाख टन भंडार नापा गया है और जमाखोरी को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा निर्धारित मूल्य से ज्यादा मूल्य पर खाद्यान्न पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्षा जी, कृषि मंत्री सरासर झूठ बोल रहे हैं। इन्हें तो इस बात की पूरी जानकारी भी नहीं है। यह तो केवल सैर सपाटे में ही अपना ध्यान रखते हैं। इस क्षेत्र की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। किसान आत्महत्या करे या भूखा मरे, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आज देश में किसान कर्जे के बोझ के कारण अपने घरों को बर्बाद कर रहे हैं, परंतु कृषि मंत्री कह रहे हैं कि हमने किसानों के लिए 71,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए हैं, परंतु किसानों को तो इसका कोई लाभ नहीं मिला। मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार इस मामले में क्या कर रही है। अध्यक्ष महोदया, मेरे साथी असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हें अपने शब्दों के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए या इन्हें सदन से बाहर कर दिया जाना चाहिए। महोदया जी, न ही मैंने असभ्य भाषा का प्रयोग किया है और न ही मैं इनसे माफी मांगूंगी। इसकी साक्षी तो आप स्वयं हैं। क्या मैंने किसी से असभ्य भाषा में बात की है? इसलिए मैं कहती हूँ मैं माफी नहीं मांगूंगी। आप संसदीय भाषा का प्रयोग करें, अन्यथा आपको सदन से बाहर किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदया, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि किसानों की समस्या के बारे में सरकार अत्यंत गंभीर है और कृषि की उन्नति एवं विकास के लिए कार्य कर रही है। मेरे विपक्षी साथी वैसे ही सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। हमारी सरकार ने किसानों के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है ताकि किसान अपना जीवन सुखपूर्वक बिता सके। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काम रोको प्रस्ताव को अनुमति न दी जाए। प्रश्न यह है कि क्या काम रोको प्रस्ताव को अनुमति दी जाए या नहीं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह अपना हाथ खड़ा करे। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह अपना हाथ खड़ा करे। इस प्रस्ताव के पक्ष में 135 व विपक्ष में 175 मत है। प्रस्ताव के पक्ष में ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है, ना वालों का बहुमत है। इसलिए इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाता है। गृह मंत्री जी अब विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं संघीय जांच एजेंसी शीर्षक के अंतर्गत नए विधेयक के पुनर्स्थापन की अनुमति चाहती हूँ। प्रश्न यह है कि क्या गृह मंत्री को संघीय जांच एजेंसी विधेयक की पुनर्स्थापन करने की अनुमति दी जाए या नहीं। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह अपना हाथ खड़ा करे।
शासित प्रदेशों में लागू होगा। इसकी अवधि अनिश्चितकालीन है। इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अक्सर यह होता है कि आतंकवाद के खिलाफ कोई कठोर कानून न होने के कारण दोषी व्यक्ति छूट जाते हैं, इसलिए इस कानून की आवश्यकता पड़ी। इस कानून की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि हमारी पुलिस कोटा, जो कि आतंकवाद से निपटने में असक्षम है, जबकि देश में ISI व अन्य आतंकवादी संगठनों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय में रिव्यू कमेटी का वर्णन है, दूसरे अध्याय में आतंकवादी गतिविधियों के फैलने का कारण है, जबकि तीसरे अध्याय में आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात है। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के अंतर्गत सभी राज्यों को आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस विधेयक के 2 अध्याय हैं। एक, पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR की पुष्टि पुलिस महानिदेशक स्वयं करेंगे तथा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा गुनाह कबूल किए जाने की रिकॉर्डिंग करना भी इसी प्रावधान के अंतर्गत है। विधेयक का प्रथम वाचन समाप्त होता है। कल द्वितीय वाचन आरंभ होगा। अब विधेयक का द्वितीय वाचन आरंभ होता है। मैडम स्पीकर जी, मंत्री महोदय जी ने जो संघीय जांच एजेंसी गठन के शीर्षक की रूपरेखा जो सदन के सामने रखी है, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इसकी मुझे अनुमति दी जाए। अनुमति है। अध्यक्ष जी, यह विधेयक सरकार की छवि को बनाने के लिए जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। सरकार में सत्ता पक्ष का बहुमत है, जाहिर है कि यह पास होकर रहेगा, लेकिन इस विधेयक से क्या गारंटी है कि सरकार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए इस कानून का दुरुपयोग नहीं करेगी। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करती हूँ। अध्यक्षा जी, सरकार राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है। अध्यक्षा जी, सरकार सत्ता में रहना चाहती है। मैडम स्पीकर, इनकी सरकार कुर्सी की भूखी है। माननीय महोदय, यह कायरों की सरकार है और मनमानी करने पर तुली है। अध्यक्ष जी, विपक्षी सांसद बिना अनुमति के बोल रहे हैं और सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं। अध्यक्षा जी, इन्हें रोक देना चाहिए। माननीय अध्यक्षा जी, यह विधेयक झूठ के सिवाय कुछ नहीं है, अतः इसे रोक देना चाहिए। महोदय, यह विधेयक देश की आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह निसंदेह आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कारगर साबित होगा। अतः मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूँ। अध्यक्ष जी, यह विधेयक सत्ता दल इस विधेयक को पास करके लोकतंत्र पर अंकुश लगाना चाहती है। इस विधेयक का दुरुपयोग कर विपक्षी नेता, स्वतंत्र पत्रकारों और सरकार के विरोधियों को जेल में डाला जा सकता है। इस विधेयक का तमिल पत्रिका का संपादक क्या आतंकवादी था जिसको जेल में डाल दिया गया। मैं सुझाव देती हूँ कि कम से कम प्रेस वालों को तो इस कानून की कंडीशन से मुक्त कर दिया जाए। अध्यक्ष जी, इस विधेयक की क्या आवश्यकता है? हमारे भारत देश में तो पहले ही ऐसे कई कानून है। इस विधेयक का दुरुपयोग कर हमारे इन आतंकवादियों को पनाह कौन दे रहे हैं? हमारे ईमानदार अधिकारी, नेता और स्वतंत्र अधिकारियों ने इन आतंकवादियों को पनाह दी है। इन लोगों की छत्र छाया के कारण आज आतंकवादियों के पास AK-47, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार है। हमारी पुलिस के पास क्या है? केवल एक डंडा। अध्यक्ष जी, अब आप ही बताइए, क्या एक डंडे के बल पर आतंकवादियों से लड़ा जा सकता है? इसलिए मैं सुझाव देती हूँ कि जिस भी व्यक्ति से कोई गुनाह कबूल करवाना हो तो उसकी रिकॉर्डिंग के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिए। हमारी पुलिस कितनी ईमानदार है यह हम सब जानते हैं।